हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ भाई एलिगेशन। और बिल्कुल ही मज़ेदार लेक्चर होगा ये। डेफिनेटली इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और ये जो कॉमन डाउट होता है कि भाई कौन से क्वेश्चन के ऊपर वेटेड एवरेज लगाएं, कौन से क्वेश्चन के ऊपर एलिगेशन लगाएं, वो डाउट भी आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो वेटेड एवरेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। वैसे तो बात एक ही होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग होता है। उसे हमें सीधा सीधा पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ लगाने का फ़ायदा होएगा। अदरवाइज एक क्वेश्चन पर हम दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज सेम टाइप की चीज़ें हैं। तो चलिए भाई, एक मूवी की तरह इसे देखिएगा, एंजॉय करिएगा। हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अगर एलिगेशन का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं, उससे पहले एक बार वेटेड एवरेज के स्ट्रक्चर के साथ इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो वेटेड एवरेज के अंदर क्या गिवन होता है, जो आपने इसे पहले वाला कंसेप्ट लेक्चर देखा है उसे ध्यान से सुनो। उसमें क्या बोला जाता है कि भाई हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर जो बंदे हैं उनका रेशियो है 5:1। अगर ग्रुप 1 में 5 बंदे हैं तो ग्रुप 2 में 1 बंदा है। और इनका जो एवरेज वेट है, मान लो ये स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, इनका जो एवरेज वेट है ग्रुप 1 का 24 है, ग्रुप 2 का 36 है। और आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है, मतलब यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि पहले ग्रुप में इतने बंदे हैं, एवरेज वेट इतना है। दूसरे ग्रुप में इतने बंदे हैं, एवरेज वेट इतना है। अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को आपस में मिलाएं तो एवरेज वेट कितना आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बेसिक क्या करते हैं, देखो आपसे फाइनल एवरेज वो पूछता होता है कि अगर इनको मिलाएं तो फाइनल एवरेज क्या है। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एलिगेशन का भी बता दूंगा। तो ये होएगा 5×24 प्लस 1×36 डिवाइडेड बाई 5 + 1 6। तो 6 से एक बार दोनों को काट देता हूँ, 6 चौके 24, 6 छिक्के 36। ठीक है, तो 5 चौके 20 और 6, तो कुल मिलाकर 26 किलो एवरेज वेट हो जाएगा अगर इस रेशियो में है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में बंदे। ठीक है, तो भाई जो वेटेड एवरेज है वो तो इस फॉर्मेट में होता है, लेकिन एलिगेशन के अंदर क्या होता है, देखो एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को अगर मैं एलिगेशन के अंदर डालूं तो देखो एलिगेशन में क्या होता है कि आपको ये बता दिया कि पहले ग्रुप की जो एवरेज है वेट की वो 24 है, दूसरे की 36 है। और वो आपको रेशियो नहीं बताते हैं, रेशियो पूछ लेते हैं। वो आपको क्या बता देते हैं, वो बता देते हैं कि जब इन दोनों ग्रुप्स को, मतलब कि स्टूडेंट्स का पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, इनको मिलाया गया तो फाइनल एवरेज 26 हो गई। तो भाई ये बताओ, जो ये दो ग्रुप हैं इनके अंदर स्टूडेंट्स का क्या रेशियो है, मतलब मेनली फर्क होता है रेशियो का। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप वेटेड एवरेज से निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप एलिगेशन से निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को एलिगेशन से निकालने में कंफर्ट रहता है और इस टाइप के क्वेश्चंस को वेटेड एवरेज के कंसेप्ट से। ठीक है, तो देखो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमने रेशियो निकालना है। तो एक बात बताओ कि ये जो ग्रुप 1 है और ये जो ग्रुप 2 है, अगर इसके दोनों के अंदर बराबर बंदे होते, अगर इन दोनों के अंदर बराबर बंदे होते तो एवरेज बिल्कुल इनके बीच में होनी थी, 24 और 26 के, 24 और 36 के, सॉरी। तो 24 और 36 के बीच में क्या होता है, अगर बराबर बंदे होते तो मैं बोल रहा हूं तो 60/2 यानी कि 30। लेकिन अगर ग्रुप 1 के अंदर ज्यादा बंदे होंगे, ग्रुप 1 के अंदर ज्यादा बंदे होंगे तो एवरेज थोड़ी सी 24 के पास होगी। ग्रुप 2 के अंदर ज्यादा बंदे होंगे तो एवरेज 36 के पास होगी। ठीक है, मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि ये जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ये आपस में, मतलब ये जो 24 है और ये जो 36 है, ये आपस में रस्साकसी कर रहे हैं। एक तरफ 24 खड़ा है और एक तरफ 36 खड़ा है। और जिस भी ग्रुप के अंदर ज्यादा बंदे हैं, मान लो ये एग्जैक्टली बीच में है, जिस भी ग्रुप के अंदर ज्यादा बंदे हैं एवरेज उसकी तरफ होगी। तो यहां पर एक बात तो साफ है, एग्जामिनर आपने आपको बताया है कि भाई पहले ग्रुप की एवरेज इतनी है, दूसरे की इतनी है, जब दोनों ग्रुप्स को मिलाया गया तो एवरेज 26 है। तो एक बात तो साफ है कि ये 24 के ज़्यादा पास है 36 के कंपैरिजन में, कि जो बंदे हैं वो 24 वाले ग्रुप में ज़्यादा हैं। अगर आपको ऑप्शंस ऐसे दिए जाएं कि भाई 3:5, 3:4 हैं, 4:7 एंड 5:2, तो अब सीधा 5:2 पे लगा दोगे। है मतलब कि भाई ग्रुप एक ए में एक ही ज़्यादा है, तो मतलब कि एवरेज जिस ग्रुप के पास होगी उसके अंदर ज़्यादा बंदे हैं, डेफिनेटली ये पक्का है। ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस है। तो अब हमने ये जो मेथड है एलिगेशन का, ये जो है बिल्कुल ईजी सा है, लेकिन उसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इन दोनों के बीच में रस्साकसी का मैच लगा है और रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट रहा कि भाई जो एवरेज है वो 26 पर टिक गई।
तो जिस भी ग्रुप के अंदर ज़्यादा बंदे होंगे वो अपने पास ले आएगा, मतलब वो दूसरे से उतनी ही दूर ले जाने में सक्षम होगा। तो ये जो 24 वाला ग्रुप है, ये जो 24 एवरेज वाला ग्रुप है, इसने अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर, मतलब इसके अंदर जितने बंदे हैं उसके दम पर इस एवरेज को कितना दूर सरका दिया है 36 से, इतना दूर सरका दिया है। यानी कि कितना दूर, 10 दूर, 36 से 10 दूर ये एवरेज को ले आया। तो जिसके अंदर जितना दम है वो उतना दूर लेके आएगा, जिसके अंदर जितने बंदे हैं वो एवरेज को दूसरे से उतना दूर लेके आएगा। तो इस 24 को रिप्रेजेंट करता है ये 10, कि 24 के अंदर इतने बंदे हैं। और 36 वाले ग्रुप के अंदर कम बंदे हैं, इसीलिए ये 24 से सिर्फ 2 दूर लेके जा पाया। तो 36 वाले ग्रुप के अंदर अगर बंदों को आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये एक्चुअल बंदे नहीं आ रहे हैं कि इसके अंदर 10 हैं इसके अंदर 2 हैं, ना ना ना, हम सिर्फ इनके डिस्टेंस का रेशियो देखेंगे। तो बस ये रेशियो पता लग रहा है कि 24 वाले ग्रुप के अंदर अगर 5 बंदे हैं तो 36 वाले के अंदर 1 बंदे हैं। देखो उसी क्वेश्चन को मैंने उठाया था। अब क्या होगा, हर एक बार आप एग्जाम के अंदर ये नंबर लाइन तो बनाओगे नहीं, तो इसी कारण हम क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसी कारण हम 36 और 26 के डिफरेंस को तो ग्रुप 1 के नीचे रख देते हैं, ये कि भाई 10 ग्रुप 1 में जो बंदे हैं उनके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है 10, और 24 और 26 ऐसे क्रॉस करके इसीलिए लिखते हैं। तो 24 और 26 का जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, उसको इसके नीचे लिखते हैं 2, कि ग्रुप 2 में जो बंदे हैं उनको ये 2 रिप्रेजेंट करता है। तो भाई इनका रेशियो क्या हो गया, 5:1, 5:1। तो हमने ऐसे क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट करना है, और सिर्फ सब्ट्रैक्ट नहीं, हमने बस इनका फर्क देखना है, ठीक है। एक केस के अंदर ऊपर वाला बड़ा होएगा 26 से, और एक केस के अंदर छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज हमेशा 24 और 36 के बीच में ही रह सकती है, सिर्फ बीच में। ये नहीं हो सकती कि भाई 24 एवरेज वाला एक ग्रुप और 36 एवरेज वाला एक ग्रुप, कुछ स्टूडेंट्स हैं इनको मिलाया और एवरेज 37 होगी। जब पहले एक भी बंदे के पास 37 रुपये नहीं थे, तो अब पर हेड 37 कैसे हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। और 24 से नीचे नहीं जाएगी कि भाई 18 होगी। जब हर एक बंदे के पास 24 या 24 से ज़्यादा रुपये हैं, तो आपस में बांटने के बाद 18 कैसे हो जाएंगे? ठीक है, आपने एवरेज तो पढ़ा ही है इससे पहले, ठीक है। तो उस वजह से सोचो, तो एवरेज हमेशा 24 और 36 के बीच में ही रहेगी। तो भाई अब हम क्या करते हैं, आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जैसा मैंने वेटेड एवरेज में बताया था। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको दिमाग में रखना है कि जो एलिगेशन और वेटेड एवरेज में जो फ़र्क है वो आपको साफ कैसे दिखता है। कि जब भी आपको क्वेश्चन एलिगेशन से करना है, जब भी एग्जामिनर आपको ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करेगा। क्या? एग्जामिनर बताएगा कि जिन 2 ग्रुप को मिलाना है, जिन 2 चीज़ों को मिलाना है, मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है, उनकी आपको एवरेज बता देगा कि जिन 2 ग्रुप को मिलाना है, पहला इतनी एवरेज है पहले ग्रुप की, दूसरे ग्रुप की इतनी एवरेज है, और इन दोनों को मिलाने के बाद फाइनल इतनी एवरेज होगी। एग्जामिनर आपको ये 3 एवरेज डेफिनेटली देगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखोगे और इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। ऐसे क्रॉस डिफरेंस लिख दोगे एक दूसरे के नीचे, और आपको क्या पता लग जाएगा कि भाई ये जो ग्रुप 1 है इसके अंदर कितने आइटम हैं, कितने बंदे हैं, कितनी गायें हैं, कितनी भैंस हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये जो ग्रुप 2 है इसके अंदर कितने बंदे हैं, इनके साइज का आपको रेशियो मिल जाएगा। तो बस इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिएगा। अब हम कई तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आपकी काफ़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उसके बाद काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, तो पूरे अवेयर रहिएगा। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन, और मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर ऑफ, और मुंह वगैरह धो के बैठा करो, लेक्चर वगैरह देखो जब, ठीक है। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल बी मिक्सड विद दैट ऑफ 50% एल्कोहल। तो आपने एलिगेशन के क्वेश्चंस में हमेशा क्या देखना है कि भाई कौन सी चीज़ के अंदर कौन सी चीज़ मिक्स की गई, कौन सी 2 चीज़ मिक्स की गई, और फाइनली कौन सी चीज़ बनी। तो भाई एक ऐसा मिक्सर जिसके अंदर 30% एल्कोहल थी, उसको मिलाया गया 50% एल्कोहल वाले में, और फाइनली जो एल्कोहल बन गई वो बन गई 45%। तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही है कि भाई 30% कंसंट्रेशन या 30% शराब वाला मिक्सचर 50% शराब वाले में मिलाया गया, और फाइनली इन दोनों को ऐसे रेशियो में मिलाया गया कि 45% शराब होगी फाइनली। तो 50 और 45 का फ़र्क क्या है भाई 5, और 30 और 45 का फ़र्क क्या है 15। तो रेशियो क्या हो गया 1:3।
ठीक है, मतलब इनको 1:3 रेशियो में मिलाया। अगर 30% वाला मिक्सर 1 लीटर था तो 50% वाला 3 लीटर था। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मतलब कि 50% वाला जो मिक्सर था वो 30% वाले से 3 गुना मिलाया गया है, 3 गुना। अगर एग्जामिनर कभी कभी ये बोल देता है कि भाई 30% वाला मिक्सर जो था वो 10 लीटर था, तो 50 लीटर वाला बताओ, तो आप सीधा बोलोगे कि भाई वो 30 लीटर था। 3 गुना है ना, 1:3 में मिलाया गया। तो चलो भाई ये क्वेश्चन करो एक बार। ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर। ठीक है, 40 लीटर का मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसके अंदर 10% वाटर है। चलो ठीक है, मतलब कि एक मिक्सचर है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड, उसके अंदर कितना वाटर ऐड किया जाए। तो अब इसको दिमाग में बैठाओ कि कौन सी दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। एक मिक्सचर है 40 लीटर का दूध और पानी का, उसमें चाहे कितना भी पानी हो, उस मिक्सचर को हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड, उस मिक्सचर के अंदर पानी मिलाया जा रहा है। मतलब उस मिक्सचर को और पानी को आपस में मिलाया जा रहा है। तो कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो एक मिक्सचर है, 40 लीटर बोल रहे हैं कि भाई 40 लीटर का मिक्सचर है, और एक वाटर है, उस मिक्सचर के अंदर वाटर ऐड किया जा रहा है। और फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली जो भी मिक्सर बन रहा है, तो हम फाइनल चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, फाइनली जो भी मिक्सर बन रहा है उसके अंदर जो पानी है वो 20% है। तो देखो भाई, जो स्टार्टिंग में जो मिक्सर है उसके अंदर पानी कितना है? उसके अंदर 10% पानी है, 10% ऑफ वाटर। तो ठीक है भाई, जो भी हमारा मिक्सर है उसके अंदर 10% पानी है, और जो हम पानी मिला रहे हैं, पानी के अंदर तो 100% पानी होगा। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी दो चीज़ों को हम मिला रहे हैं, और उनके अंदर उनकी जो एवरेज है वो क्या है और फाइनल एवरेज क्या है। या फिर उनके अंदर अगर किसी परसेंटेज को बताया गया है, कंपोजिशन बताई गई है, तो फाइनल के अंदर वो क्या है। तो 10% पानी वाला और 100% पानी वाली दो चीज़ें मिलाई गई, और फाइनली हमें एक ऐसा मिक्सर मिला जिसके अंदर 20% पानी है। तो देख लेते हैं कि भाई इस मिक्सर का और ये जो पानी है इनका रेशियो कितना है, इनकी क्वांटिटी का। तो भाई 100 में से 20 गए 80, 10 में और 20 में फ़र्क है 10 का। तो इनका अगर रेशियो लें तो 8:1। मतलब कि ये जो मिक्सर है ये इस पानी का 8 गुना है। 8 की जगह पर कितना है? इनकी क्वांटिटी का रेशियो तो आ गया 8:1। तो 8 की जगह पर 40 लीटर है असली में, मतलब असली में 5 गुना है, तो 1 की जगह पर 5 लीटर हो जाएगा। मतलब कि 5 लीटर पानी मिलाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमने किया क्या है? यहाँ पर हमने किया है कि कौन सी दो चीज़ों को आपस में मिलाया गया है। एक मिक्सचर है, उसके अंदर पानी मिलाया गया है। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा है? हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई जो वाटर की जो परसेंटेज है वो कितनी है, पानी की परसेंटेज इस मिक्सचर में कितनी है। फिर यहाँ पर आप दूध की मत लिख देना कि यहाँ पर दूध की लिख दो ना, तीनों जगह पानी की लिखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर पानी में पानी की कितनी परसेंटेज है और फाइनली पानी की कितनी परसेंटेज हुई। या फिर आप क्या कर सकते हो, तीनों जगह दूध की लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। देखो ये 40 लीटर का मिक्सचर है, यहाँ पर दूध की कितनी परसेंटेज है? अगर पानी 10% है तो दूध बाकी 90% होएगा। और जो हमने पानी मिलाया था उस मिक्सर के अंदर, उसके अंदर दूध कितना था? उसके अंदर तो 0% होएगा क्योंकि प्योर पानी था। और फाइनली जो मिक्सर बना उसके अंदर पानी 20% है, तो दूध कितना होगा? 80%। तो अब देख लो भाई, 0 और 80 में फ़र्क है 80 का, 90 और 80 में फ़र्क है 10 का। तो फिर भी हमें मिल जाएगा कि भाई जो पहला मिक्सर है और जो दूसरा मिक्सर है उसके अंदर 8 और 1 का रेशियो है, 8:1। उसके बाद आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेशियो आता है, कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि ये 8 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमने जो दो चीज़ें आपस में मिलाई हैं, हमने जो दो चीज़ें आपस में मिलाई हैं उनकी टोटल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या मिलाया है? हमने एक मिक्सर मिलाया है जो पूरा 40 लीटर का है। ये मत सोचना इसमें दूध इतना पानी इतना, ना 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 ना, इस पूरे मिक्सर को हमने इस पूरे पानी के साथ मिला दिया। तो इस पूरे मिक्सर की क्वांटिटी और इस पानी की क्वांटिटी का रेशियो, उनका अनुपात ये है पूरे का, जिन दो चीज़ों को हमने आपस में मिलाया है उनका। ठीक है, अब इसी समझ के बेस पर एक बार ये क्वेश्चन कर दो जरा, मजा आ जाएगा। इन 50 ग्राम अलोय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एक अलोय है, एक मिश्र धातु है सोने और चांदी की,
जिसमें गोल्ड 80% बाई वेट है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें किन दो चीज़ों को आपस में मिलाया है। हाउ मच गोल्ड शुड बी मिक्स्ड। अच्छा, एक अलॉय है उसके अंदर ये बोल रहे हैं कितना सोना मिलाएं, मतलब कि किन दो चीज़ों को मिलाने वाले हैं, ये मिलाने वाले हैं एक अलॉय, उसके अंदर कितना सोना है ये मैटर नहीं करता, बाद में देखेंगे, लेकिन उसके अंदर ये गोल्ड मिलाने वाले हैं। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि भाई यहाँ पर कितना गोल्ड है, यहाँ पर कितना गोल्ड है परसेंटेज में, और यहाँ पर कितना गोल्ड है, या फिर तीनों जगह सिल्वर देख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, तो भाई ये 50 ग्राम की अलॉय है, कभी कभी आपको ये भी बता देंगे कि गोल्ड इतना है, अलॉय कितनी थी, वो फर्क नहीं पड़ता, हमें रेशियो तो पता ही लग जाएगा, अनुपात उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। तो भाई इस अलॉय के अंदर जो गोल्ड है वो 80% है, इस गोल्ड के अंदर जो गोल्ड है वो 100% है, और ओवरऑल इनको मिलाने के बाद क्या हुआ, जो गोल्ड है फाइनल जो भी इस अलॉय और गोल्ड को मिलाया तो गोल्ड हो गया 95%। तो निकाल लो भाई वही डिफरेंस 5 और यहाँ पर 15, मतलब कि भाई साहब जिन दो चीज़ों को हमने मिलाया है उनको 1:3 उनकी जो क्वांटिटी है वो इस रेशियो में है। मतलब कि अलॉय की क्वांटिटी अगर 1 यूनिट है तो जो गोल्ड हमने मिलाया है वो उसका 3 गुना मिलाया है, और टोटल अलॉय थी 50 ग्राम, तो 50 ग्राम का 3 गुना यानी कि 150 ग्राम गोल्ड मिलाया गया है। तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन पी। तो हमने ये अलॉय और वाटर टाइप के क्वेश्चन कर लिए। तो अब आपके सामने क्वेश्चन एक एवरेज मार्क्स का, ये देखो जिन जिन कंसेप्ट के अंदर ये एलिगेशन लगेगा सबको टच करने वाला हूं इसके। द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 250 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 54। ठीक है, मतलब कि सारे स्टूडेंट्स ने 54 एवरेज मार्क्स स्कोर किए। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, अच्छा गर्ल्स की इतनी है और बॉयज़ की इतनी है, तो मैं पता लग गया क्या कि भाई बॉयज़ की जो एवरेज है और गर्ल्स की जो एवरेज है, बॉयज़ और गर्ल्स को अगर हम आपस में मिलाएं तो क्या बनती है, पूरी क्लास। ठीक है, मतलब एक क्लास के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक बॉयज़ कुछ गर्ल्स, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, पूरी क्लास। तो बॉयज़ की एवरेज है, मतलब इन दोनों को फ्यूज करके जो फाइनल ये दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अगर इन दोनों ग्रुप्स को मिलाते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है उसकी उसने हमें एवरेज बता रखी है कि पूरी क्लास की 54 है, और बॉयज़ की कितनी है भाई, बॉयज़ की है 30 और गर्ल्स की कितनी है, गर्ल्स की है 80। तो हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पता लग जाएगा कि ये जो पहले वाला ग्रुप है और ये जो दूसरे वाला ग्रुप है, इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या रेशियो है। तो भाई यहाँ पर जो फ़र्क है 80 और 54 में, वो हो जाएगा अभी अपना 26, और यहाँ पर जो फ़र्क है वो हो गया अपना 24। तो भाई 13:2। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, कि भाई बॉयज़ कितने हैं। तो देखो बॉयज़ हैं 13 और गर्ल्स हैं 12, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया जी 25। और यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको ये नहीं बताया बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको बताया कि दोनों ग्रुप्स के अंदर 250 स्टूडेंट हैं। तो मतलब इस 25 को रिप्रेजेंट करता है क्या, 250, कितने गुना है भाई, 10 गुना है। तो इस 13 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इस 13 को रिप्रेजेंट करेगा 130, यानी कि एक्चुअल में जो बॉयज़ हैं वे 130 हैं। क्लियर है, समझ में आ गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं। अब भाई ये आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस को टच करता हुआ एलिगेशन का कंसेप्ट, इसे ट्राई करो। ए मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर। ठीक है भाई, कुछ चीनी है उसके पास, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट। मतलब कि कुछ हिस्से को, जो कुछ हिस्सा है उसको 8% फायदे पर बेच रहा है, जो दूसरा कुछ हिस्सा है उसको 18% फायदे पर बेच रहा है। और क्या बोला एग्जामिनर ने कि इन दोनों के ऊपर मिलाकर फाइनली ग्रुप 1 में जो चीनी है उसमें 8% का फायदा, ग्रुप 2 में 18% का, और दोनों ग्रुप को आपस में मिलाएं ओवरऑल पूरे लेन देन पर 14% का। तो वही चीज़ होगी कि भाई ग्रुप 1 पर ये, ग्रुप 2 पर ये, फाइनल पर ये, वही वाली सिचुएशन होगी। और एग्जामिनर ने एक और चीज़ बताई है कि ये जो पूरी चीनी है जो पहले वाले और दूसरे वाले पार्ट में है वो टोटल 1000 kg है। ठीक है भाई, अब हमें ये पता लग जाएगा कि पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में जो चीनी का रेशियो वो पता लग जाएगा। पहले ग्रुप पर 8% का फायदा, दूसरे पर 18 पर, फाइनल 14। तो भाई इन दोनों में फ़र्क हो गया 4, इन दोनों में फ़र्क हो गया 6। तो भाई इनका अनुपात या रेशियो आ गया 2:3। यानी कि अगर पहले ग्रुप के अंदर चीनी 2 किलो है तो ये जो दूसरा ग्रुप है इसके अंदर चीनी 3 किलो है। इनकी क्वांटिटी का रेशियो आता है हमेशा। तो भाई टोटल कितनी चीनी है, टोटल चीनी है 1000,
और यहाँ पर रेशियो में टोटल कितनी है, रेशियो में टोटल है 5, तो 5 का कितने गुना है 1000, तो 5 का 200 गुना है 1000। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 18% प्रॉफिट पर कितनी चीनी बेची गई, तो भाई 18 पर तो 3 पार्ट बेचे गए, 200 गुना है तो 3 पार्ट का 200 गुना 600 kg चीनी, ठीक है। तो भाई एक तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ये बात तो सिंपल है ना, 1000 को पूरी जो चीनी है वो 1000 kg है, और उसको अगर 2:3 में बांटें तो 2 पार्ट्स को 8% पर और 3 पार्ट्स को 18% पर बेचा गया, तो आप 3 आउट ऑफ 5 कर सकते हैं, टोटल 5 में से 3 पार्ट इंटू 1000, ये भी कर सकते हैं। इसे तो नहीं भूल गए होगे ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, ठीक है। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का एक और कर लो भाई इस टाइप का। ए मैन बोट ए हॉर्स एंड ए कैरियज फॉर ₹40,000, तो उसने 2 चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है। ही सोल्ड द हॉर्स एट ए गेन ऑफ 10%, तो भाई हॉर्स को उसने 10% फायदे पर बेच दिया, और कैरियज को उसने 5% लॉस पर बेच दिया, और ओवरऑल अगर दोनों का फायदा या नुकसान देखा जाए तो उसने 1% फायदा हुआ। तो यहाँ पर उसको कैरियज पर 5% का नुकसान हुआ है, तो उसको -5 लिखना जरूरी है भाई, -5, ठीक है, नुकसान हुआ है। और जब आप -5 और 1 का फर्क देखोगे, -5 और 1 का फर्क, तो देखो एक बार नंबर लाइन पर 0 से 5 उधर होता है -5, और 0 से 1 इधर होता है 1%, ये -5%। तो इन दोनों के बीच में फर्क होता है भाई साहब 6 का, 4 मत लिख देना यहाँ पर, इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर -6 या +6 हमने सिर्फ डिफरेंस देखना होता है, इन दोनों में एक बड़ा होता है एक छोटा, तो ऐसे तो हमेशा एक नेगेटिव आएगा ही, ठीक है। तो हमने सिर्फ फर्क देखना है, डायरेक्शन नहीं देखनी। तो भाई यहाँ पर फर्क हो गया 6 का, यहाँ पर फर्क हो गया 9 का, तो आंसर आ गया भाई 3 दूनी 3 3, यानी कि हॉर्स और ये जो कैरियज है इनके प्राइस का रेशियो है कॉस्ट प्राइस का 2:3, क्योंकि फायदा और नुकसान कॉस्ट प्राइस पर देखे जाते हैं। और एग्जामिनर ने बता रखी है कि भाई ओवरऑल दोनों को उसने 40,000 में खरीदा है। तो भाई अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हॉर्स का कॉस्ट प्राइस, तो भाई हॉर्स का कॉस्ट प्राइस है पूरे 5 में से 2, मतलब कि 2/5 ऑफ 40,000, ठीक है भाई। 5 8 40, 8 दूनी 16, 16,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो एक और टाइप का ट्राई कर लो प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये भी बताऊंगा। तो भाई बंदे ने 2 पंखे खरीदे हैं, एक पंखा उसने 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरा 9% नुकसान पर, और ओवरऑल ना उसे फायदा हुआ ना नुकसान। तो देखो एक पंखे को उसने 15% फायदे पर, दूसरे को उसने 9% पर, और ओवरऑल 0% फायदा, ना फायदा ना नुकसान। तो 9 में से 0 गई 9, 15 में से 0 गई 15, तो 3 3 9, 3 5 15, 3:5 आ जाएगा इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो। और ओवरऑल कितना कॉस्ट प्राइस है 2160। हमने किसका निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, तो किसी भी एक का निकाल लो, उसके बाद उस ऑप्शन के ऊपर टिक मार देंगे। तो 3 आउट ऑफ 8 ऑफ 2160, ठीक है। तो भाई 8 दूनी 16, 8 7 56, और 27 थी 81, तो 810, तो 810 सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये करो एक बार, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट को इस कंसेप्ट से टच कराया गया है। और एक बात ध्यान रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इस कंसेप्ट से नहीं किए जा सकते, और अगर ज़बरदस्ती बनाने हो तो वो तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन आपसे इररिलेवेंट होंगे, तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये करो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले करने का फ़ायदा नहीं है। मिस्टर मनी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एंड अनदर अमाउंट, और दूसरा अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। मतलब कुछ रुपए पर उसको 10% फायदा मिल रहा है, मान लो उसने टोटल रुपए इन्वेस्ट किए, कुछ रुपए पर 10% उसको ब्याज मिल रहा है, कुछ रुपए पर उसको 20% ब्याज मिल रहा है, और ओवरऑल पूरे रुपए पर अगर देखा जाए तो उसे 14% ब्याज मिला है। यही एलिगेशन का हो गया, एक हिस्से का परसेंटेज इंक्रीमेंट, दूसरे का बता दिया, और ओवरऑल बता दिया। तो कर लेते हैं अपने बेसिक स्ट्रक्चर से। तो भाई उसने 12,000 रुपये लगाए, 12,000 रुपये कितने रेट पर, 10% पर, और दूसरे कुछ और रुपए लगाए 20% पर, और ओवरऑल उसको ब्याज मिल रहा है 14%। तो देख लेते हैं भाई, पहले हमें पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का रेशियो मिल जाएगा। तो भाई ये हो गया 6, ये हो गया 4, तो 3:2, मतलब कि ये जो पहले ग्रुप में जितने रुपए हैं और दूसरे ग्रुप में जितने रुपए हैं उनका अनुपात आ गया 3:2। तो भाई 3 का कितने गुना है ये, तो ये है भाई 3 का
4 गुना, ठीक है, 3 चौके 12। और अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट 3 + 2 5 है, 2 का नहीं निकालना, 5 का निकालना है। तो 5 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 20,000। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 20,000। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन और कर दो फिर, सिंपल इंटरेस्ट का है, सिंपल सा। मिस्टर राधे हैज़ ₹12,000, उसके पास 12,000 रुपये हैं। ही लेंड सर्टेन portion of his money to A at 7% per annum simple interest and the remaining to B at 12% per annum। तो क्या किया उसने, कुछ हिस्से को 7% पे, कुछ को 12%, मतलब कुछ हिस्से पर 7% ब्याज लग रहा है, कुछ हिस्से पर 12% लग रहा है। ठीक है भाई, कुछ हिस्से पर 7, कुछ हिस्से पर 12, और ओवरऑल जो रुपए हैं वो 12,000 है। अब की बार एक वाले रुपए नहीं है 12,000, एक पोर्शन के ओवरऑल 12,000, उसमें से कुछ पोर्शन 7 पर, कुछ 12 पर दिया है। और ओवरऑल कितने % ब्याज है हमें ये भी चाहिए एलिगेशन के लिए। तो ओवरऑल कितने रुपए ब्याज है ये उसने बता रखा है। और ये जो ब्याज की रेट होती है ये हमेशा पर एनम होती है, प्रति वर्ष। तो ये जो ब्याज है ये उसने बता रखा है कि भाई उसे 3 साल का ब्याज मिला है, 3 ईयर्स का। भाई हमें तो 1 साल की रेट चाहिए ना, ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है। तो 3 साल में बंदे को ब्याज मिला है 3600। एक साल में कितना ब्याज मिला होगा, 3600 डिवाइडेड बाई 3, 1200। एक साल में 1200 ब्याज मिला होगा। और उसने जो अमाउंट दिया है वो कितना है, 12,000। तो एक साल में, मतलब कि एक साल में जो उसको ब्याज मिला है ओवरऑल, वो कितने % उसको मिल रहा है, ओवरऑल कितने % ब्याज मिल रहा है उसको, 12,000 पे 1200 मिला है, मतलब कि 10% मिला है ओवरऑल जो ब्याज है। तो बस अभी निकाल लेते हैं भाई पहले और दूसरे पार्ट का रेशियो। तो 12 और 10 2, 7 और 10 3, 2:3। और पूछा क्या है, द सम लेंट टू बी। तो ये ए को दिया था, ये बी को दिया था। तो बी को टोटल 5 में से 3 पार्ट दे रखे हैं, 3/5 आउट ऑफ 12,000। तो 5 24 पे 120, 24 दिए 7200 रुपये उसने बी को दिए हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलो भाई अब एक बार ये और कर लो जरा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी टच करा देते हैं एलिगेशन के कंसेप्ट से। प्योर घी कॉस्ट ₹100 पर केजी, ₹100 पर केजी। आफ्टर अडल्ट्रेटिंग इट विद वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग ₹50 पर केजी। तो क्या हुआ, प्योर घी के अंदर वेजिटेबल ऑयल मिला दिया गया, 100 रुपये की चीज़ के अंदर 50 रुपये की चीज़ मिला दी। चलो ठीक है भाई, तो हमें ये पता है कि भाई ये घी है और ये वेजिटेबल ऑयल है, ये 100 रुपये का है, ये 50 रुपये का है। ये हमने लिखा है इनका कॉस्ट प्राइस, मतलब इनकी एक्चुअल में इतनी कॉस्ट है, इनका इतना मूल्य है। और एग्जामिनर ने बोल दिया कि भाई उसने इन दोनों को मिलाकर 96 रुपये में बेच दिया। तो आपको यहाँ पर 96 नहीं लिखना, क्यों, देखो घी कितने का है, 100 का, वेजिटेबल ऑयल कितने का है, 50 का। जब इनको दोनों को मिलाते हैं तो कितने रुपए का बन जाता है मिक्सचर, 96 का नहीं बनता। 96 में तो वो बेच देता है, क्या पता कितने का बनता होगा, 90 का, 80 का, 70 का, क्या पता, नहीं पता ना ओवरऑल मिक्सर कितने का बनता है, वो देखना पड़ेगा। 96 में तो वो बेचता है, वो तो 9600 में भी बेच देगा उसका बस चले तो देखो वो 96 रुपये पर केजी में बेच देता है और उसका प्रॉफिट, उसका फायदा है 20%। यानी कि कॉस्ट प्राइस से जितने का भी ये रुपया पड़ता है, ये मिक्सर पड़ता है, उससे 20% ज़्यादा में वो बेच रहा है। 20% ज़्यादा का मतलब है 6/5 गुना में, परसेंटेज को याद कर लो, 6/5 गुना में बेच रहा है। तो 96 × 5/6, 6 16, 16 5 80, 80 का पड़ रहा है और 20% फायदे कमाने के लिए 96 में बेच रहा है। असली में इन दोनों को मिक्स करने पर जो कॉस्ट पड़ी है इस मिक्सर की वो 80 रुपये है। ठीक है भाई, अब इन दोनों का फर्क देखते हैं, आएगा 30, इन दोनों का फर्क आएगा 20, मतलब कि घी और वेजिटेबल ऑयल को 3:2 के अंदर मिलाया गया है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। और अब आपने क्या करना, एग्जैक्टली इसी तरह का इक्वेशन है, तो भाई कृपा करके ये करो, बेशक से थोड़ा टाइम लग जाए, ये करो, सोच विचार किया करो जब क्वेश्चन ना निकले तो। ठीक है, ये सोचो कि कौन सी 2 चीजों को मिलाया गया है। 8 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडिड टू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। अच्छा भी 8 लीटर पानी को मिलाया गया कुछ क्वांटिटी प्योर मिल्क के अंदर, मतलब 8 लीटर पानी और दूध को मिलाया गया। तो किन 2 चीजों को मिलाया गया है भाई, पानी और दूध को, पकड़े गए, पानी और दूध को मिलाया गया है। कितने लीटर पानी मिलाया गया, 8 लीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग ₹16 पर लीटर। ठीक है भाई, जो दूध का रेट है वो 16 रुपये पर लीटर है।
इफ बाई सेलिंग द मिक्सर एट ₹20 पर लीटर ए प्रॉफिट ऑफ 33.33% इज मेड। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, वो उसको 20 रुपये में बेचकर इतना फ़ायदा कमा रहा है, तो फाइनल मिक्सर उसको कितने में पड़ा ये निकालना पड़ेगा। उसको 20 रुपये में नहीं पड़ा, इतने में तो वो बेच रहा है। तो 33.33 का फ़ायदा कमाना मतलब कितने गुना में बेचना, 4/3 गुना में बेचना। जितने का भी उसको पड़ा है उसका 4/3 गुना में बेचना। इसका मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 4/3 गुना 20 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 20 का 3/4। यहाँ पर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आए हो, तो भाई 15 रुपये का पड़ा है उसे ओवरऑल मिक्सचर। तो भाई जो ओवरऑल मिक्सचर है उसका रेट है 15 रुपये, दूध था 16 रुपये का, और पानी कितने का पड़ता है, पानी पड़ता है 0 रुपये का। पानी का क्या रेट लेना, और अगर नहीं भी पड़ता आपको पानी 0 रुपये, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चन के अंदर आपको एसएससी में 0 मानना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो देखो इन दोनों का फर्क है 1 और 0 और 15 का डिफरेंस है 15। तो पानी जितना भी है उसका 15 गुना है दूध। ठीक है, पानी जितना भी है उसके 15 गुना दूध में मिलाया गया है। तो पानी है 8 लीटर, तो दूध कितना हो जाएगा भाई 8 का 15 गुना 120 लीटर दूध था भाई प्योर। तो यहाँ पर उन्होंने यही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। ये करो भाई, एक पॉपुलेशन वाला भी कर लो जरा। इन ए टाउन द पॉपुलेशन वाज 8,000। In 1 year, the male population increased by 10% and female population increased by 8%। ठीक है भाई, मतलब पूरी पॉपुलेशन का एक हिस्सा होता है मेल और एक हिस्सा होता है फीमेल, और फिर होती है पूरी पॉपुलेशन इन दोनों को मिलाकर। तो भाई जो मेल है वो बढ़े हैं 10%, जो फीमेल हैं वो बढ़ी हैं 8%। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन 8% और ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ी है 9%। 8 और 9 में 1 का फर्क, 10 और 9 में 1 का फर्क। तो भाई मेल और फीमेल दोनों बराबर बराबर हैं, 1:1 में हैं। और पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल, मतलब कि मेल आधे हैं, मेल और फीमेल बराबर हैं। तो भाई ओवरऑल पॉपुलेशन 8,000 बता रखी है, तो मेल इसके आधे, यानी कि ऑप्शन ए 4,000 मेल हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन करो जरा, आपका दिमाग लगेगा। पॉज करके जब तक ना निकले तब तक मत वो करना वीडियो को चालू। A manufacturer has 200 लीटर ऑफ एसिड सॉल्यूशन विच हैज 15% एसिड कंटेंट। ठीक है भाई, एक 200 लीटर का सॉल्यूशन है, 15% एसिड है। हाउ मैनी लीटर ऑफ एसिड सॉल्यूशन विद 30% एसिड कंटेंट में बी एडिड। तो वो क्या बोल रहे हैं, एक बंदे के पास 15% एसिड वाला सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर 15% है, और वो कितना है, वो 200 लीटर है। और वो बोल रहे हैं इसके अंदर कितने लीटर दूसरा सॉल्यूशन ऐड करें, जिसके अंदर जो परसेंटेज है वो 30% है। मतलब 15% और 30% वाले आपस में मिलाने हैं। इस 15% वाले में कितने लीटर ये 30% वाला मिलाए, ताकि सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सर, मतलब कि फाइनल जो एसिड की परसेंटेज है वो मोर देन 20 हो, 20% से ज़्यादा और 25% से कम हो। यार अब कैसे करें, तो एक बार ये देख लो कि अगर फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो 20% चाहिए, तो देखो 15 के अंदर 30 वाला मिलाएंगे तो बढ़ेगी, ज़्यादा परसेंट वाला मिलाओगे तो बढ़ेगी। तो अगर हमें 20% चाहिए तो कितना मिलाना पड़ेगा, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें 20 से ज़्यादा चाहिए, लेकिन 20 के लिए कितना मिलाना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो भाई 30 में से 20 गए 10, 15 और 20 में फ़र्क है 5 का, तो 2:1। मतलब कि जितना भी ये 15% वाला है उसकी आधी हमें 30% वाला मिक्सर मिलाना पड़ेगा। तो भाई 2 को रिप्रेजेंट करता है 200, तो इस 1 को रिप्रेजेंट करेगा क्या, 100। तो भाई हमें 100 लीटर मिलाना पड़ेगा ये 30% वाला कम से कम, अगर हमें 20% चाहिए तो। और अगर हमें 20% से ज़्यादा चाहिए तो 100 लीटर से ज़्यादा है, तो कम से कम 100 तो मिलाना पड़ेगा। मतलब मोर देन 100 बट लेस देन 300। अब ये लेस देन 300 तो पता नहीं है, तो भाई मोर देन 100 वालों में से कोई होएगा, और क्या पता इनमें से कोई भी ना हो, नन ऑफ द अबव हो। देख लेते हैं। अब वो ये बोल रहे हैं कि भाई 25 से कम हो, तो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि भाई मोर देन 100 लीटर, 100 लीटर से ज़्यादा मिलाना है, क्योंकि 20% कंसनट्रेशन के लिए 100 लीटर, अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, 100 लीटर को याद रखो। ठीक है, तो अगर हमें 15% वाले में 30% वाला मिलाना है और फाइनली 25% वाला चाहिए, तो कितने लीटर चाहिए वो देख लेते हैं। ये है 200 लीटर। तो भाई 30 और 25 में फ़र्क है 5 का, इसमें फ़र्क है 10 का, तो यहाँ पर आ गया 1:2। मतलब कि जितना भी ये 15% वाला है उससे डबल, यानी कि उसका 200 गुना।
1 का 200 गुना है तो 2 का 200 गुना 400, उससे डबल, यानी कि 400 लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा अगर 25% चाहिए तो। लेकिन हमें तो 25% नहीं चाहिए, हमें तो 25% से कम चाहिए कंसंट्रेशन, मतलब कि 400 लीटर मत ऐड करना, 400 से कम कर देना। तो आंसर क्या होगा, मोर देन 100 लीटर, 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा ऐड करोगे तो 20% से ज़्यादा हो जाएगी कंसंट्रेशन, ठीक है, जो भी परसेंटेज है। और अगर आप 400 लीटर से कम करोगे ऐड तो 25% से कम हो जाएगी कंसंट्रेशन, और लेस देन 400 लीटर, ठीक है। तो भाई इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथन करने वाले हैं, या फिर थोड़ा सा झकझोरने वाले हैं, आपको सोचने पर मजबूर करने वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखकर डरना मत, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के ये लगा लो कि भाई ना के बराबर चांसेस हैं, जो इसके बाद 3-4 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अपना काम क्या है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं, उसको बढ़ाना, आपकी समझ को बढ़ाना और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आप करोगे तो फायदा नहीं होगा, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, तो इसलिए इनको ट्राई करो एक बार, ठीक है भाई, अच्छे से ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम दो। 180 पेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स A, B एंड C। ऑल 3 टाइप्स ऑफ पेन आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ। तो देखो भाई, A टाइप के पेन है, B टाइप के पेन है, C टाइप के पेन। पहले टाइप के पेन पर 12%, दूसरे पर 15%, तीसरे पर 18% फायदा हो रहा है रिस्पेक्टिवली। ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम टाइप ए एंड बी, और टाइप ए एंड बी को मिलाकर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 19.8%, ठीक है। और ओवरऑल प्रॉफिट तीनों तरह के पेनों पर हो रहा है भाई 19%। तो देखो ध्यान से, तो फाइंड द नंबर ऑफ टाइप ए पेन्स। तो एग्जामिनर ने आपको क्या बता रखा है, ध्यान से देखो, अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको देखो। उसने ये बता रखा है कि भाई ए टाइप के पेन पर 12% फायदा, बी टाइप के पेन पर 15% फायदा, और ए और बी को मिलाएं तो 19.8% फायदा। तो ये तो हमें मजबूर कर रहा है ये निकालने पर कि ए और बी का रेशियो क्या है, मजबूर कर रहा है ना। तो एक बार देख लें कि भाई जो टाइप ए के जो पेन हैं और टाइप बी के जो पेन हैं उनका आपस में रेशियो क्या है, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है भाई। टाइप ए के पेन, टाइप बी के पेन, टाइप ए के पेन पर 12% फायदा, टाइप बी पर 15, और ए और बी के ओवरऑल अगर मिलाकर देखा जाए तो 19.8। तो भाई इन दोनों के अंदर फर्क है 4.8 का, और इन दोनों के अंदर नहीं, यहाँ पर 15 और 4, हाँ 4.8 का फर्क हो जाएगा। अरे भाई 25 है, 25। चलो आप बोल भी रहे हो कि भाई 25 है, 25 है ना, टेंशन मत लो, 25 ले लिया गया है। हाँ, और वैसे भी ये 15 हो नहीं सकता था, 12 और 15 के बीच में एवरेज होनी थी। तो देखो, तो 25 और 19.8 में फर्क है भाई 5.2 का, और 12 और 19.8 में फर्क है 7.8 का। तो 26 दूनी 52, 26 तीय 78। मतलब कि टाइप ए और टाइप बी के नंबर ऑफ पेन्स में जो रेशियो है वो है 2:3। लेकिन अब हमें सी का भी चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना पड़ सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखो यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा कि भाई अब सी वाले कैसे लगाओगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सी वाले के लिए हम वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं। कैसे कि भाई 2 × 12 प्लस 3 × 25 प्लस x × 18 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + x इज इक्वल टू 19। वेटेड एवरेज कि भाई जिसका 2 रेशियो है उसकी 12% उस पर फ़ायदा, 3 वाले पे 25, x जिसका रेशियो है उस पर 18, और डिवाइडेड बाय, लेकिन वो लेंथी मेथड हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं ये करूं कि एक डिब्बा है उसके अंदर मैं ए और बी वाले पेन रख दूं, ए और बी वाले पेन, और दूसरे डिब्बे के अंदर मैं रख दूं सिर्फ सी वाले पेन। जिस डिब्बे के अंदर ए और बी वाले पेन मैंने सारे मिक्स करके रखे हैं, मैं ये बोल दूं कि भाई इस डिब्बे के अंदर जो भी पेन रखा है ए और बी वाले पेन को मिलाने पर कितना फायदा हो रहा है ओवरऑल, अगर उन दोनों को मिला दे तो 19.8%। तो मैं ये बोल दूं इस डिब्बे में जितने भी पेन हैं उनमें 19.8% का फायदा है, और इस सी डिब्बे में जितने ही पेन हैं, जिस डिब्बे में सी वाले रखे हैं उनमें उन सारे पेनों पर 18% का फायदा है। और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो भाई इन दोनों को मिला दिया तो सारे पेन इकट्ठे हो जाएंगे, तो ओवरऑल फायदा 19% है। तो फायदा 19% है, तो क्या आपको ए और बी का इकट्ठा और सी का, इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा? मिल जाएगा भाई, एलिगेशन से क्यों नहीं मिल जाएगा। चलो भाई एक बार इसको लगा लेते हैं, चलो, या फिर यहीं पर लगा देते हैं, यहीं पर मैंने लिख ही लिया है। तो ये लो, 18 और 19 के बीच में फ़र्क है 1 का, और 19.8 और 19 के बीच में फ़र्क है 0.8 का, यानी कि 10
और 8, यानी कि 5 और 4। मतलब अगर a प्लस बी को 5 रिप्रेजेंट करता है तो c को 4 रिप्रेजेंट करता है। और a और b, a प्लस बी को यहाँ पर रेशियो में क्या दिख रहा है, 2 और 3 5, तो ये तो मजे आ गए। a और b का सम यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, तो c की जगह पर सीधा सीधा 4 लिख दो, ए बी और सी का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में आएगा कि अगर ए और बी यहाँ पर 5 की बजाय 10 आ जाता है और यहाँ पर कुछ और 7 आ जाता तो। अब ध्यान से सुन लो, अगर ए और बी यहाँ पर 10 आ जाता तो वहाँ पर भी ए और बी के सम को हम 10 करते, मतलब इनके रेशियो को डबल करते, 4 करते और 6 करते, फिर सी का रेशियो 7 लिख देते। ठीक है, तो बस ऐसे आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता। अब भाई तीनों का रेशियो आ गया, तो तीनों तरह के पेन के रेशियो को मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 और 3 5 और 4 9। तो भाई अब इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइप ए पेन्स, तो टाइप ए पेन 2 हैं 9 में से, 2 आउट ऑफ 9, और टोटल पेन कितने हैं 180। तो भाई 9 दूनी 18, 20 दूनी 40 टाइप ए पेन, आंसर है ऑप्शन ए। तो भाई मज़ा आया होगा उम्मीद करता हूँ इसके अंदर। तो चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, और ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आ तो कह सकता है, मतलब काफ़ी रेयर आया है? लेकिन आया है। When 1 लीटर वाटर इज एडिड टू ओरिजिनल मिक्सचर, तो यहाँ पर आपके सामने मैं सिर्फ वो चीज़ लिखता जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मिक्स की गई हैं। देखो, When 1 लीटर वाटर इज एडिड टू ओरिजिनल मिक्सचर, तो भाई एक ओरिजिनल मिक्सचर है, उसके अंदर 1 लीटर वाटर ऐड किया गया, कितना 1 लीटर पानी। ठीक है, When 1 लीटर वाटर इज एडिड टू ओरिजिनल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो ये ओरिजिनल मिक्सचर जो है इसके अंदर मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, द न्यू मिक्सचर, तो इन दोनों को मिलाने पर जो नया मिक्सचर आता है उसके अंदर 25% मिल्क है। द न्यू मिक्सचर कंटेन 25% मिल्क। व्हेन, अच्छा, द न्यू मिक्सचर कंटेन 25% मिल्क, और अब इसके आगे कोमा आएगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ पर ये खत्म हो जाती है बात। ठीक है, अब आगे ये अगली सिचुएशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोमा मिस कर दिया, कोमा देखो कितना जरूरी है। तो भाई फिर से अब मैं इसको समझाना चाहूंगा क्योंकि कोमा मिसिंग था। देखो, when 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू द ओरिजिनल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो एक ओरिजिनल मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें मिलाई जाती हैं, ओरिजिनल मिक्सचर और पानी। तो द न्यू मिक्सचर कंटेन 25% मिल्क, तो एक नया मिक्सचर आता है उसके अंदर 25% दूध हो जाता है। तो भाई इस पानी के अंदर कितना दूध था, यहाँ पर जो चीज मिलाई गई उसके अंदर दूध था 0%। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ओरिजिनल मिक्सचर था मिल्क और वाटर का, इसके अंदर कितना दूध था, दूध या पानी कुछ भी देख सकते हो। तो यहाँ पर तो हमें पता नहीं इनको किस रेशियो में मिलाया गया, पता नहीं। तो भाई इस सिचुएशन में तो हमें कुछ भी नहीं पता जब ये दो चीज़ें मिलाई गई। तो कोई नहीं, इससे अगली सिचुएशन देखते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं व्हेन 2 लीटर मिल्क इज एडिड टू द न्यू मिक्सचर, मतलब ये जो नया मिक्सचर आया है ना, ये जो नया मिक्सचर आया है, इस नए मिक्सचर के अंदर, इस नए मिक्सचर में दूध कितना है 25%। जब इस नए मिक्सचर के अंदर 2 लीटर मिल्क मिलाया जाता है, मतलब कि इसके अंदर दूध मिला दिया 2 लीटर, तो भाई दूध में तो 100% दूध होएगा, इस नए मिक्सचर में 25% है। तब द रिजल्टेंट मिक्सचर, इन दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर आता है उसके अंदर 40% दूध है, उसके अंदर 40% दूध है। तो यहाँ पर तो बन गई अपनी बात, सारी जरूरी वैल्यूज मिल गई। अब आगे कुछ बात बन सकती है, समझ गए। इस नए मिक्सचर में जब 2 लीटर दूध मिलाया गया तो फाइनली जो मिक्सचर बना उसमें 40% दूध था। इसके दूध की परसेंटेज पता है, इसके की पता है, और फाइनल कितना बना उसके ही पता है। तो एक बार रेशियो निकाल ले, और कुछ तो कर भी नहीं सकते, यही कर सकते हो। तो देखो 100 और 40 में फ़र्क है 60 का, और इसके बीच में फ़र्क है 15 का। तो 15 चौके 60, तो 1:4, एक की जगह पर क्या है यहाँ पर 2 लीटर, तो इस 4 की जगह पर यहाँ पर क्या होगा भाई साहब 8 लीटर। मतलब ये जो न्यू मिक्सर है ये 8 लीटर है, ये जो न्यू मिक्सर यहाँ पर बना था ये कितना है 8 लीटर। अब ऊपर देखो, ऊपर पानी कितना था 1 लीटर, तो ये कितना होएगा, इसी के अंदर इन दोनों को मिलाकर ही तो ये बना था, तो ये होएगा 7 लीटर। 8 लीटर में से 1 लीटर गए, ये हो गया 7 लीटर। अब कुछ पता लगी बात। अब यहाँ पर आप बड़े प्यार से वेटेड एवरेज लगा सकते हो, बड़े प्यार से। कैसे कि भाई 7 लीटर के अंदर 1 लीटर जोड़ा गया है, 7 लीटर जिसकी कंसंट्रेशन क्या थी हमें पता नहीं, हमें वही निकालनी है। और इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सर, उसके अंदर जो दूध था ओरिजिनल मिक्सर में वो मैंने मान लिया X%।
ये जो 1 लीटर पानी इसके अंदर मिलाया गया, इसमें दूध है 0% और फाइनली हमें मिल गया दूध इनको मिलाने पर 25%। तो वेटेड एवरेज लगा दूं कि भाई 7 लीटर के अंदर था x% प्लस इस 1 लीटर के अंदर था 0%, वैसे तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई ओवरऑल कितने लीटर हो गया, 7 के अंदर 1 मिलाया गया ना, 7 और 1 8, और कितने परसेंट हो गया फाइनली 25। तो भाई इस 8 को ले जाओ ऊपर, 25 8 200 है, और इसे एक और 0 को तो हटा दो, 0 ही बनेगा, तो इज इक्वल टू 200। तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 200/7, यानी कि 2/7 इंटू 100। तो 2/7 इंटू 100 तो बताया परसेंटेज में, 14 का टेबल आएगा, नीचे 7 होगा, तो 14 दूनी 28.56%, यानी कि यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी 28.57। तो अब मेरे को पता है यार, लगता है स्टूडेंट को कि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी लंबा मेथड है, ये बेस्ट अप्रोच है इसकी, लेकिन आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगी होगी। तो अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एग्जैक्टली ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। तो एक बार इसको आप रिवाइज करो अपने दिमाग में, जो मैंने बताया है, फिर उसको ट्राई करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ट्राई करो भाई। देखो, व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो इसको मैं उसी तरह अप्रोच करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे, कब हमें पता लगेगा कब हमने नहीं पता लगेगा। देखो, तो जब 1 लीटर पानी इसके अंदर मिलाया गया, इज एडिड टू ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, तो भाई एसिड और वाटर का एक मिक्सचर है, उसके अंदर 1 लीटर पानी मिलाया गया, चलो ठीक है, ये दोनों मिलाए गए आपस में, ये मिक्सचर एसिड वाटर का और ये पानी, ये मिलाए गए। द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% एसिड, तो नया मिक्सचर ये जो बना है, ये जो न्यू मिक्सचर है, इसके अंदर 20% एसिड है। तो एसिड और वाटर का ये जो मिक्सचर था, इसके अंदर कितने परसेंट एसिड था, कहीं पर बताया है, नहीं बताया। पानी में कितने परसेंट एसिड होएगा, वो तो 0% होएगा, ये तो चलो हमें पता है, और ना ही इनका रेशियो बताया गया। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, इससे आगे आप डेफिनेटली कर पाओगे। अब उसने क्या बोला है, व्हेन 1 लीटर ऑफ एसिड इज एडिड टू द न्यू मिक्सचर, तो ये जो नया मिक्सचर है, तो भाई इस नए मिक्सचर में 1 लीटर एसिड ऐड कर दिया, तो यहाँ पर तो हमें दोनों पता है, इस नए मिक्सचर में 20% एसिड था, एसिड में 100% एसिड होता है, तो फाइनली द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन 33.33, तो 33.33% एसिड आया। तो भाई अब यहाँ पर तो 33.33 हो गया, इसको तो फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, तो पंगे पड़ेंगे, यहाँ पर 13.33 आ जाएगा। तो देखो 100 को आप 100 में से 33.33 घटा सकते हो ना, 100 पूरा 1 होता है, 33.33 क्या होता है, इसको मैं यहीं पर फ्रैक्शन में बदल देता हूँ। देखो, इसको मैं कर देता हूँ भाई साहब 1/3, इसको 100 को मैं कर देता हूँ 1, और इस 20 को मैं कर देता हूँ 1/5। एक काम तो आप ये कर सकते हो, ताकि नीचे का 5 और 3 खत्म हो जाए, सबको 15 गुना कर सकते हो अपने मन में ही, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर एज इट इज सोल्व कर सकते हो। तो मैं अगर 15 गुना करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा जी 5 3 15 3, यहाँ पर आ जाएगा 15, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 5 15 5। हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो 15 में से 5 गए 10, 3 और 5 का फर्क है 2, तो यहाँ पर रेशियो आ गया 1:5। और यहाँ पर इस 1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसिड कितना है, 1 लीटर। अगर 1 की जगह 1 लीटर है तो 5 की जगह 5 लीटर होगा, सीधी बात है। तो मतलब ये जो न्यू मिक्सर था ये 5 लीटर है, तो ये न्यू मिक्सर कितना है, 5 लीटर, और इसके अंदर ये वाटर कितना ऐड किया था, 1 लीटर, तो ये बाकी कितना हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे रंग का पेन लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा जी 4 लीटर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 लीटर, ठीक है। तो देखो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने मान लिया x%, उसी तरीके से मैं वेटेड एवरेज लगा रहा हूँ कि भाई 4 लीटर जो था उसके अंदर एसिड की कंसंट्रेशन है x%, तो 4 × x प्लस 1 लीटर के अंदर है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो 4 + 1 टोटल 5 लीटर इज इक्वल टू, इनको मिलाने पर फाइनली 20% हुई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखो भाई 0 को तो हटा ही दो, 4 5 20, 5 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। पिछले क्वेश्चन को भी ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन मैं सोल्व करके दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो भाई अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा हिला सकता है, ठीक है, हिला इन द सेंस मतलब कि थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर सकता है, अदरवाइज मेरा काम खराब करना नहीं है कंसेप्ट को, ठीक है। और इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे ऐसे अज्यूम करके चलो बस आपके, और कभी भी आपको मैं
ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, देखो दुनिया भर में ऐसे क्वेश्चन है जो इर्रिलेवेंट भी हैं, उनको कराने का फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। तो कुछ क्वेश्चन जो मैं थोड़े से जो एग्जाम में नहीं आएंगे फिर भी एक आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो ऐसे होंगे जिनके कराने का फायदा होगा, जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान देखा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा फायदे वाले कराऊंगा। क्लियर है? हाँ, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। देखो अब ये बताता हूँ, the concentration of three milk solutions A, B and C are 10%, 20% and 30%. They are mixed in the ratio this, resulting in 23% concentration. Find n. एक तो बेसिक वेटेड एवरेज से आप कर सकते हो कि भाई 10%, 20% और 30% कंसंट्रेशन वाले को इस रेशियो में मिलाया गया, तो 2 पार्ट मिलाए गए 10% के, प्लस 3 पार्ट मिलाए गए 20% के, प्लस n पार्ट मिलाए गए 30% के, डिवाइडेड बाय 2 + 3 + n, मतलब कि 5 + n इक्वल टू टोटल हो गया 23। हम इसको इस वे से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वे से भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जब आप इस वे से करोगे तो 20 और 20 दिए 60, 10 दूनी 20, 60 और 20 यहाँ पर क्या आ गया जी 80 + 30n, और जब ये 5n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख रहा हूँ 23 × 5 = 115 + 23n। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर 23n आएगा, तो अब इस 23n को मैं इधर ले आऊँ और इस 80 को उधर भेज दूँ, तो यहाँ पर हो जाएंगे 7n और यहाँ पर हो जाएंगे 115 - 80 35, और n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी, और इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका यही है, वेटेड एवरेज से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्या दिखाना चाह रहा था, एक कंसेप्ट थोड़ा सा वेटेड जो एलिगेशन है उसको आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो, देखो कैसे, उसका जस्ट यूज दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पर उसने क्या बताया है कि A, B और C 10%, 20% और 30%, उसको उसने 2:3:n में मिला दिया, और उसने पूछा n की वैल्यू, फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो 23 है। तो जैसा मैंने पेन वाले में किया था, बिकॉज हमें पता है कि A जो है और जो B है वो 2:3 में मिलाए गए हैं, और हमें पता है उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप A + B, अगर A और B को हम आपस में मिला दें तो उनकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। तो क्या होगी, 2 × 10 20, 3 × 20 60, 60 + 20 80, डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, ये भाई 16% होगी, आपको पता है। अगर मैं A और B को आपस में मिला दूं, वेटेड एवरेज मैंने लगाया है 2 × 10 + 3 × 20 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो A और B जो मिक्सर है उसकी कंसंट्रेशन है 16%। अगर उसके अंदर मैं C को मिला दूं, ठीक है, C का जो मिक्सर है उसकी कंसंट्रेशन है 30%, और इन सभी की है 23%, तो भी आपको इनका रेशियो मिल जाएगा। 30 और 23 के बीच में फ़र्क है 7 का, 16 और 23 के बीच में फ़र्क है 7 का, मतलब A + B और C में जो रेशियो है वो है 1:1 का, दोनों बराबर हैं। और A और B का रेशियो तो आपको पता ही है, दोनों का मिलाकर 5, तो C का भी 5 हो जाएगा। तो 2:3:5 ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे कंसेप्ट बिल्ड होएगा, तो करो एक बार ट्राई। एन अलॉय ऑफ मैंगनीज, टीन एंड ब्रॉन्ज कंटेन 90% ब्रॉन्ज, 7% मैंगनीज एंड 3% टीन। ठीक है, एक अलॉय है, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। ए सेकेंड अलॉय, ये कभी भी नहीं आएगा आपकी एसएससी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए सेकेंड अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज एंड टीन इज मेल्टेड विद द फर्स्ट, मतलब पहली अलॉय के साथ उसको मिक्स कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, तो ये पहले वाली अलॉय है, ये दूसरे वाली अलॉय है। ठीक है, और फाइनली एंड द मिक्सर, जब इनको मेल्ट कर दिया गया, ये जो मिक्सर है उसके अंदर 85% ब्रॉन्ज है, 5% मैंगनीज है और 10% टीन है। तो देखो पहली वाली अलॉय के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है भाई साहब ब्रॉन्ज, मैंगनीज और टीन, और दूसरी वाली अलॉय के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है ब्रॉन्ज और टीन, इसके अंदर मैंगनीज गायब है, और फाइनली ब्रॉन्ज, मैंगनीज और टीन तीनों तो मिलेंगे ही। मैंगनीज क्यों मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट इसके अंदर तो है ही, है ना। तो देखो, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रॉन्ज इन द सेकंड अलॉय। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, फर्स्ट अलॉय के अंदर ब्रॉन्ज कितना है 90%, सेकंड अलॉय के अंदर ब्रॉन्ज कितना है ये हमें पता नहीं कितना है, उसने ये बताया सेकंड अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज एंड टीन मिलाई गई है। और फाइनली ब्रॉन्ज कितना है, फाइनली ब्रॉन्ज है 85%। और आपको फर्स्ट और सेकंड का रेशियो पता है, नहीं पता, ये भी उसने नहीं बताया। तो इस केस में हो सकता है आप कैन नॉट से कह दो, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है हमारे पास। एक और चीज़ क्या है
चलो एक और चीज़ क्या है, देखो ध्यान से कि ये जो पहले वाली एलॉय है इसके अंदर जो मैंगनीज है वो था, कितने परसेंट था पता है? पता है। दूसरे वाली एलॉय के अंदर जो मैंगनीज है वो नहीं था, लेकिन कितने परसेंट था ये पता है? पता है 0% था, नहीं था का मतलब 0%। और फाइनल एलॉय के अंदर मैंगनीज कितना है पता है? पता है ना? पता है। मतलब एक चीज को उसने बीच में से गायब कर दिया तो वो 0% है। ठीक है, तो ये जस्ट कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग इक्वेशन है, बाकी इसमें हार्ड क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, बस आगे से आपको याद रहेगी कि कभी किसी चीज़ को गायब करे तो ये थिंग है। तो अब देखो हमें पहली और दूसरी एलॉय का ऐसे करके रेशियो मिल जाएगा, और एक बार रेशियो मिला फिर कहाँ छोड़ने वाले हैं हम इसको, वेटेड एवरेज लगा देंगे। तो देखो तो भाई पहली एलॉय के अंदर मैंगनीज कितना है 7%, दूसरी एलॉय के अंदर मैंगनीज कितना है 0%, इसके अंदर था ही नहीं, और फाइनली जो मैंगनीज है वो हुआ अपना 5%। तो रेशियो क्या मिल गया? कैलकुलेशन नहीं होती इनमें, देखो कंसेप्ट है। आपके सामने मैं लेबोरियस क्वेश्चन नहीं लाऊंगा कि बिना वजह लेबर वाली कैलकुलेशन ला दी, उनका फायदा नहीं है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होए देन एग्जाम क्लियर होएगा। तो पहली और दूसरी एलॉय का रेशियो हमें मिल गया 5:2, इस रेशियो में मिलाई गई। तो अब भाई बस सिंपल सी बात है, देखो पहली और दूसरी एलॉय को 5:2 याद रखना, मैं सब कुछ मिटे रहा हूँ। 5:2 रेशियो में मिलाया गया। पहली के अंदर ब्रॉन्ज कितना था 90%, दूसरे के अंदर ब्रॉन्ज कितना है पता नहीं, और ओवरऑल ब्रॉन्ज कितना है 85%। तो कोई बात नहीं हुई, अभी निकाल देते हैं। देखो 5 × 90 450 प्लस 2 × x डिवाइडेड बाई 5 और 2 7 इज इक्वल टू 85। तो अब 7 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, 7 × 8 56, 560 और 35 595। ठीक है, इस 450 को मैं उधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा अपना 145, उधर जाके माइनस होएगा। तो 2x की वैल्यू 145, x की वैल्यू आ जाएगी 72.5%। और x मैंने क्या लिया था, इस दूसरी वाली अलॉय में ब्रॉन्ज कितना है, क्योंकि उसने ब्रॉन्ज पूछा था, वो टीन पूछता तो मैं टीन ले लेता। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। और अगर आपने उसने टीन पूछा और ब्रॉन्ज ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रॉन्ज और टीन ही तो हैं दो, तो 100% में से घटा देते हैं, बाकी का टीन आ जाता। और इसके बाद अब हम करने वाले हैं भाई साहब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, और ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, और ये आए हुए हैं। बस ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है जो लगते नहीं थे देखकर कि ये मिक्सर एंड एलिगेशन के होंगे, मिक्सर तो बाद में करने वाले हैं, कि ये एलिगेशन के होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये अलग से ले लिया है। तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को मेरे बताने से पहले ट्राई करिएगा, जरा अपना दिमाग लगाइएगा इन एन एग्जामिनेशन। और ये कई तरीकों से हो सकते हैं, तो मैं आपको एक एलिगेशन वाला तरीका यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर एक ठीक आंसर के लिए 4 नंबर स्कोर करेगा, और हर एक गलत के लिए 1 मार्क लूज कर देगा, एंड लूज इज 1 मार्क। स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल 200 क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 200 मार्क्स। 200 क्वेश्चन में उसको 200 मार्क्स मिले, तो हमने बताने हैं कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट किए। तो देखो भाई, अगर वो सारे क्वेश्चन करेक्ट करता तो उसको पर क्वेश्चन का क्या मतलब है, एवरेज पर क्वेश्चन की, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलने की एवरेज क्या है। अगर सारे क्वेश्चन ठीक कर दे तो भाई उसको एक क्वेश्चन पर कितने नंबर मिलते हैं 4। अगर वो हर एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दे मतलब, तो उसकी मतलब एवरेज मार्क्स कितने होते हैं, हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर गंवा देता तो -1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर सारे करेक्ट करेगा तो जो उसके एवरेज मार्क्स उसको मिल रहे हैं वो है 4। अगर सारे गलत करेगा तो एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं उसको -1। और उसने एक्चुअल में कितने मार्क्स लिए हैं एवरेज वो देख लेते हैं। कुछ उसने करेक्ट किए होंगे, कुछ रॉन्ग किए होंगे, तो हमें करेक्ट और रॉन्ग का रेशियो मिल जाएगा। एक्चुअल में उसे 200 क्वेश्चंस के ऊपर 200 मार्क्स मिले हैं, मतलब 200 मार्क्स मिले हैं 200 क्वेश्चंस पर। तो एक क्वेश्चन पर कितने मार्क मिले होंगे, 1। ऑन एन एवरेज उसको 1 मार्क मिला है। तो देखो भाई -1 और 1 में कितने का फर्क है, -1 इधर है, 1 इधर है, तो 2 का फर्क हो गया टोटल। यहाँ पर 2 का फर्क, 4 और 1 में 3 का फर्क। तो भाई करेक्ट और रॉन्ग आंसर्स का रेशियो है 2:3। क्लियर है? तो टोटल 5 क्वेश्चंस में से 2 करेक्ट है, और उन्होंने करेक्ट पूछा है, तो 2/5 आउट ऑफ 200, तो 5 चौके और 80। तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन बी 80। अब दूसरा तरीका, पहला तरीका ये बता दिया, दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर ऑप्शंस भी चेक कर सकते थे,
उसने पूछा है करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, तो आप देख सकते थे अगर इतने करेक्ट हैं तो इतने नंबर आएंगे, बाकी क्या होंगे गलत तो इतने नंबर आएंगे। जिसमें भी नंबर 200 बन जाए वो आपका आंसर होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो कभी कभी क्या होगा, 200 क्वेश्चन के अंदर बंदे को 200 मार्क्स तो आएंगे नहीं, 200 क्वेश्चन के अंदर बंदे को 200 मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जैसे 1 आया है, यहाँ पर खराब सी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो उस केस में क्या कर सकते हो, देखो आप उसके सारे क्वेश्चन करेक्ट करा दो और बताओ अगर सारे करेक्ट हो जाते तो पिछली बार मैंने बोला था ऑन एन एवरेज कितने नंबर आएंगे, अब की बार मैं बोल रहा हूँ टोटल कितने नंबर आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, सारे ठीक हो जाएंगे तो कितने नंबर आएंगे, 800। अब ये चीज़ तो फ्रैक्शन में आएगी नहीं। और टोटल अगर सारे क्वेश्चन इसके रॉन्ग हो गए तो कितने नंबर आएंगे, 200 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन गलत होने पर -1 नंबर आता है, तो भाई -200। और एक्चुअल में कितने नंबर आए हैं, कुछ ठीक हुए हैं कुछ गलत, मतलब फाइनली मिलाकर आए हैं 200। तो अब आप ऐसे कर सकते हो, -200 और 200 में फ़र्क है 400 का 800 और 200 में फ़र्क है 600 का। भाई ये गया यहाँ पर आ गया 2 और 3, तो बस फिर से उसी वे में कर लोगे। गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर, ठीक है। कॉपर इज 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर, ठीक है। एक चीज़ पानी से 19 गुना भारी है, दूसरी चीज़ पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस रेशियो में मिलाएं कि फाइनली ऐसी चीज़ मिले जो 15 गुना भारी हो। बस ये कंसेप्ट आगे से आप याद रखोगे इस तरह, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक आया भी है। तो देखो जो गोल्ड है वो पानी से 19 गुना भारी, जो कॉपर है वो पानी से 9 गुना भारी, दोनों को मिलाया गया तो जो चीज़ बनी वो चाहिए 15 गुना भारी। तो किस रेशियो में मिलाए, तो 9 और 15 में 6 का गैप, 19 और 15 में 4 का, तो भाई साहब 3:2 में मिला दो इनको और बात बन जाएगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये करना जरा, ठीक है। एक्चुअल में आया है क्वेश्चन एसएससी। ए लिक्विड पी इज 1/3/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। तो बस पिछले क्वेश्चन में 19 गुना गोल्ड था, यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दिया और फर्क ही क्या, तो कोई नहीं। तो एक लिक्विड पी है और एक है लिक्विड क्यू, ठीक है। तो ये लिक्विड पी को और लिक्विड क्यू को मिलाना चाह रहा है। तो लिक्विड पी कितने गुना भारी है, देखो लिक्विड पी इज 1/3/7 टाइम्स हैवी। 1/3/7 मतलब कि 10/7 टाइम्स हैवी। ये लो भाई, पानी से 10/7 टाइम्स हैवी। और आगे जो चीज़ बताई उसको ध्यान से सुनिएगा, वाटर इज 1/2/5 टाइम्स हैवी। सबसे पहले तो ये 1/2/5 क्या होता है, 7/5। तो ये जो पानी है ये क्यू के कंपैरिजन में वाटर इज दिस मच टाइम हैवी, पानी 7/5 गुना हैवी है। क्यू इतना हैवी नहीं है, क्यू पानी के कंपैरिजन में, ना, पिछले क्वेश्चन में दोनों चीजें पानी के कंपैरिजन में बता रखी थी ना, ठीक है। तो यहां पर ये बता रखा कि पानी क्यू के कंपैरिजन में, तो इसको उल्टा करो भाई, बताओ क्यू पानी के कंपैरिजन में कितना हैवी होगा, तो 5/7। अगर पानी क्यू का दुगने भारी होता तो क्यू उसका आधा भारी होता, तो इसीलिए फ्रैक्शन को उल्टा करना। तो क्यू जो है वो पानी के कंपैरिजन में 5/7 गुना भारी होगा। और इनको मिलाकर क्या चीज़ बनानी है, इनको मिलाकर ऐसी चीज़ बनानी है विच वेज एज मच एज वाटर, जो पानी जितनी भारी हो, मतलब पानी के 1 गुना भारी, पानी जितनी भारी। तो भाई नीचे दोनों जगह 7 आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो सभी जगह 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 7 चला जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कट जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। इन तीनों को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 5 और 7 में फ़र्क है 2 का, 10 और 7 में फ़र्क है 3 का। अब इस बंदे ने बोला क्या है, इस बंदे ने बोला है ये जो Q है ये 6 लीटर है, ठीक है। ये जो Q है ये 6 लीटर है, तो 3 की जगह अगर 6 लीटर है तो इसके अंदर कितना पी मिलाएंगे, तो भाई 2 का डबल 4 लीटर पी मिलाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बस ये क्वेश्चन था, आगे से मत बोलना अब इसको, ठीक है। तो एक बार इस टाइप के क्वेश्चन और करो भाई, ये और क्वेश्चन आते हैं। ए मैन हैज सम हैंड्स एंड काउज इफ द नंबर ऑफ हेड रेशियो नंबर ऑफ फीट, सिरों का और पैरों का जो अनुपात है वो इतना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ हैंड्स इफ द नंबर ऑफ हेड अलोन इज 48। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं, देखो। तो भाई बंदे के पास एक तो है मुर्गियां और एक है उसके पास गाय। तो ये बताओ हर एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, ऑन एन एवरेज 2, है ना, ऑन एन एवरेज 2 पर हेड यानी कि सिर तो एक ही होता है ना, तो एक सिर के साथ 2 पैर। एक काऊ के कितने पैर होते हैं, काऊ के होते हैं 4 पर हेड, ठीक है। तो अब ओवरऑल जब इन दोनों जानवरों को मिलाया गया तो
ओवरऑल कितने पैर निकले, ओवरऑल पर हेड एवरेज, तो 12 सिर। 12 सिर का मतलब होता है 12 जानवर, एक जानवर का एक ही सिर होता है, ठीक है, अब तक तो एटलीस्ट धरती पे। तो 12 सिर होते हैं तो 35 पैर होते हैं, मतलब 12 सिर के साथ 35 पैर, एक सिर के साथ 35/12, मतलब पर हेड 35/12 इतने पैर आ रहे हैं ऑन एन एवरेज सबके हिस्से में। तो भाई मुर्गी के हिस्से में पर हेड एवरेज जो मुर्गी के पैरों की होती है 2, गाय के पैरों की एवरेज ये, और दोनों को मिक्स करके ये, तो भाई सबको 12 गुना कर दूं, नीचे 12 अच्छा नहीं लग रहा, तो भी 12 दूनी 24, 12 चौके 48, और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 35। तो बस आ जाएगा मुर्गियों का और गायों का रेशो आ जाएगा। तो 38 और 35 के अंदर तो ये आ जाएगा 13 का फर्क, और इन दोनों के अंदर आ जाएगा 11 का फर्क। मुर्गियों को 13 रिप्रेजेंट करता है, गायों को 11। और यहाँ पर उसने बोला क्या है, यहाँ पर उसने बोला है इफ़ द नंबर ऑफ हेड्स, जो सिर हैं वो 48 हैं, मतलब कि 48 ही जानवर होंगे। तो भाई मतलब कि 13 और 11 टोटल कितने जानवर हो गए, 24। तो 24 को 48 रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो के अंदर जो 24 है, मतलब कि डबल। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है भाई फाइंड आउट द नंबर ऑफ हेन्स, मुर्गियाँ कितनी है, तो मुर्गियों को रिप्रेजेंट कर रहा है 13, तो 13 का डबल हो गया 26, तो भाई 26 मुर्गियाँ हैं। एक तो ये तरीका है, इस तरह के क्वेश्चंस में ये तरीका आप लगा सकते हो। अदरवाइज एक और इजी तरीका है इससे, तो इसलिए वो बताना चाहूँगा। देखो ध्यान से, हमने करना क्या भाई, हमने कुछ नहीं करना। आप ऐसे इमेजिन करो, आपके सामने ये जो मुर्गियाँ और ये जो गायें हैं ये इकट्ठी हो रखी हैं, और आपने उनको पैर बांटने हैं। अभी वो मतलब लंगड़ी लुल्ली पड़ी है, अभी आपने उनको पैर बांटने हैं। तो आपके हाथ में कितने पैर हैं, देखो 48 जानवर बैठे हैं आपके सामने, क्योंकि 48 सिर बताए हैं ना। तो भाई 12 की जगह अगर 48 है 4 गुना, हेड का और फीट का ये रेशियो है, ये अनुपात है, तो पैर कितने हैं वो हमें पता लग जाएगा। तो 12 का 4 गुना है तो 35 का 4 गुना क्या हो गया, 140। आपके हाथ में अभी 140 पैर है, तो आपने क्या किया कि भाई मैंने ये पैर और ये पैर बांटने हैं मैंने, तो गलती से किसी मुर्गी को 4 ना दे दूं, ये भी गलती है, वो गलती भी नहीं करनी। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले 2-2 पैर दे दिए। 2-2 पैर क्यों दिए, इसके पीछे लॉजिक है कि मुर्गियों को 2-2 पैर होते हैं, तो आपने क्या सोचा कि 2-2 पैर दे देता हूँ, फिर भगा दूंगा मुर्गियों को, और बिल्कुल सही बात है। तो भाई टोटल 48 जानवर हैं अब तक, तो आपने हर एक जानवर को 2 पैर दे दिए। तो गाय को 2 पैर मिल गए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी को एक्स्ट्रा नहीं मिलने चाहिए। 48 दूनी 96 पैर आपने बांट दिए। फिर आपने बोला कि भाई मुर्गियों को 2 पैर मिल गए, तो मुर्गियाँ बोलेंगी यस सर, तो आपने बोला अब तुम जाओ, तुम 2 पैरों पे चल सकते हो, तुम जाओ। अब ये जो भी पैर बचे हैं ये पक्का गायों के बचे होंगे, वही सिंपल सी बात है। तो भाई टोटल 140 पैर थे, 96 पैर आपने दे दिए, तो आपके पास बच गए 44 पैर। अब आप क्या करोगे, अब आपने बोला मुर्गियों तुम जाओ, अब आपने बोला गायों तुम यहीं पर बैठे रहो। 2 पैर तो वैसे, 2 पैर पर तो वैसे भी नहीं चल सकती गाय। अब हर एक गाय को कितने पैर दोगे, हर एक गाय को 2 पैर दोगे, क्योंकि 2 पहले दे चुके हो। तो 44 पैर कितने बंदों में बांट सकते हो, 22 गाय में बांट सकते हो। तो गायें 22 हैं, तो मुर्गियाँ कितनी हैं, टोटल 48 जानवर हैं, 48 माइनस 22 26 हैं। आंसर इज बी। इसी काम को आप मेंटली कर सकते हो, बस एक बार, 1 या 2 बार आपने अप्लाई किया हो और आपके समझ में आ गया हो, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन और करो। ए पर्सन हैज मैनी पेट कैट्स एंड डॉग्स, एवरी डे ही फीड्स 3 ब्रेड्स टू ईच कैट एंड 5 टू ईच डॉग। डेली एक बिल्ली को 3 ब्रेड देता है और एक कुत्ते को 5 ब्रेड देता है। इफ द डेली कंजप्शन ऑफ द ब्रेड इज 210 पीसीस, तो डेली 210 पीस ब्रेड दे देता है, और टोटल जानवर है 50। तो देखो पर हेड बिल्लियों को कितने ब्रेड मिलते हैं, 3, कुत्तों को कितने, 5, और टोटल कितने जानवर हैं 50। ब्रेड कितने बांट देता है, 210, तो पर हेड कितने मिलते हैं, 210 ब्रेड 50 जानवर को, तो एक जानवर को कितने मिलते हैं, 21/5। सबको 5 गुना कर दूं, नीचे 5 है इसको गायब करने के लिए, 5 दिए 15, 5 5 25, और यहाँ पर आ जाएगा जी 21। इनका फर्क आ गया 4, इनका फर्क आ गया 6, तो 2:3। भाई बिल्ली और कुत्तों का रेशियो है 2:3, और यहाँ पर उसने बोला नंबर ऑफ कैट्स, तो नंबर ऑफ कैट्स 2 हैं आउट ऑफ 5, टोटल 5 में से, और टोटल कितने जानवर हैं, टोटल जानवर हैं 50, तो नंबर ऑफ कैट्स है 20। लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, अब उसी दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। ये दोनों तरीके बस एक बार दिमाग में बाढ़ने थे आपके, अब दूसरे तरीके से करते हैं। देखो अब भाई मिनिमम 3 ब्रेड तो देनी ही पड़ती है, मिनिमम 3 ब्रेड तो, क्योंकि बिल्ली लेके जाती है 3 ब्रेड
और ये जो कुत्ते हैं ये लेके जाते हैं 5 ब्रेड। तो हमने बोला सबको 3-3 ब्रेड दे दी कि आओ सब 3-3 ब्रेड ले लो। तो टोटल कितने जानवर हैं? 50। तो टोटल 150 ब्रेड आपने बांट दी। 50 जानवर हैं, हर एक को 3, 150 ब्रेड। आपके हाथ में कितनी थी? 210। तो बची कितनी? 210 माइनस 150, 60 ब्रेड बच गई। फिर आपने बिल्लियों को बोला कि अब आप यहाँ से भाग जाओ, तो बिल्लियाँ चली गई। ठीक है, उनको उनके ब्रेड मिल गई। अब हर एक कुत्ते के पास 3 ब्रेड हैं, 2 और चाहिए हर एक कुत्ते को। टोटल आपके पास ब्रेड कितनी है? 60। तो जब हर एक कुत्ते को 2 दोगे तो सिर्फ 30 कुत्तों को दे पाओगे, मतलब कि कुत्ते 30 हैं। टोटल जानवर 50 हैं, कुत्ते 30 हैं, मतलब कि बिल्लियाँ 20 होंगी। ऐसे कर सकते हो। अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन मेरे को आपसे चाहिए भाई। देखो है, बेशक थोड़ा सा टाइम ले लो, ये वाला निकालो। इसी तरह का है। 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स हु आर 85 इन नंबर। ठीक है, 85 बंदे हैं। ईच बॉय गेट्स 4 मैंगोज। हर एक बॉय को 4 मैंगो मिले और हर एक गर्ल को 5 मैंगो मिले। दिमाग में ही कर लेंगे ये, द नंबर ऑफ बॉयज। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 4-4 मैंगो दे देंगे यार, मिनिमम 4 तो सबको मिलना ही है। तो 85 इंटू 4, 4 8 32, 320, 4 5 20, तो 340 मैंगो दे दिए। 340 मैंगो खत्म। टोटल मैंगो कितने थे? 380 थे। तो आपके हाथ में बचे 40 मैंगो। फिर आप क्या बोलोगे कि अब तो मैं सिर्फ लड़कियों को दूंगा मैंगो और एक एक दूंगा। तो 40 मैंगो सबको एक एक देते देते आप सिर्फ 40 गर्ल्स को दे पाओगे। तो इसका मतलब गर्ल्स हैं 40, टोटल बंदे हैं 85, तो बंदे होंगे 45। 85 माइनस 40, आंसर ऑप्शन डी। तो ये डेफिनेटली आप मेंटली कर सकते हो। और अब आप एक बार दोबारा करके देख लो, अगर 20 सेकंड से ज़्यादा लग जाए तो, समझने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन समझने के बाद। समझना इन द सेंस स्टेटमेंट समझने के बाद, चाहे बेशक से फ्रेश कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में मेथड है तो भाई ये क्वेश्चन और कर लो, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एलिगेशन से आपको फंसा देंगे। ठीक है, एक बार इसको एलिगेशन से मैं करके बता देता हूँ, पहले आप ट्राई करोगे, फिर उसी मेथड से करेंगे जो हमने कुत्ते बिल्लियों वाला किया था। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800 इन ए ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स। तो जो मेल्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ी 8%, जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ी 5%। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकेम 10,458। तो पहले थी 9800, अब 10,458 होगी, तो 658 बढ़ गई। 658 बढ़ गई ना, सीधा सीधा दिख रहा है। ये 10,000 से 200 कम है, 10,000 से 458 ज़्यादा। तो 658 बढ़ गई कितने पर? 9800 पे। कितने परसेंट बढ़ गई? इसको अगर आप निकालने बैठोगे तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया भाई, बिना वजह फ्रैक्शन में आ गया। तो इस फ्रैक्शन को यहाँ पर लिखेंगे तो बिना वजह कैलकुलेशन हो जाएगा। कभी कभी तो कैलकुलेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, जब फ्रैक्शन आ जाती है तो गुणा करके। कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे? वही जो कैट एंड डॉग वाला था। तो देखो कैसे, ये पूरी पॉपुलेशन है, इसके अंदर मान लो ये मेल हैं, ये फीमेल है। मेल कितने परसेंट बढ़े हैं? ये जो एरिया है जो मेल वाला, ये बढ़ा है 8%। ये जो फीमेल का पोर्शन है, जितनी भी फीमेल है वो बढ़ी है 5%। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, जैसे कैट एंड डॉग वाला हम कर रहे थे कि एटलीस्ट सारे 5% तो बढ़े ही है ना। हाँ जी, बढ़े हैं 5%, तो एक बार सबको 5% बढ़ा दो। 9800 का 5% कितना होता है? 10% होता है 980, 5% हो जाएगा 490। मतलब कि ये जो पूरी पॉपुलेशन है ये 9800 है, मेल और फीमेल। तो एक बार सबको 5% तो बढ़ना ही है, तो 5% बढ़ा दिया। तो लेकिन ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना आया था? 658 का आया था। ये इतने हो गए थे इतने से। तो देख लेते हैं अब और कितना बढ़ना है। तो अब और 168 और बढ़ना है। तो भाई जो फीमेल का बढ़ने का काम था वो तो हो गया, और मेल का काम भी 5% तक हो गया। तो अब जो मेल की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3% और बढ़ेगी। लेकिन अब भी कितना बढ़ना बाकी है? अब भी 168 बढ़ना बाकी है। मतलब कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेल की जो पॉपुलेशन है अगर वो 3% और बढ़े तो 168 बढ़ेगी। मतलब कि मेल की पॉपुलेशन का 3% बचा हुआ है अभी, जितना भी ये बचा हुआ है बढ़ना। मेल की पॉपुलेशन का 3% इतना है, 1% कितना होएगा? 3 5 15, 3 6 18, 3 से इसको काट दिया। 100% ऑफ मेल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 5600। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। अगर आपसे फीमेल की पूछ लेता तो 9800 में से घटा देते। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो अब एक्सरसाइज 1.2 इज वेटिंग फॉर यू आपके पीडीएफ के अंदर। तो इस कंसेप्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चंस को एक बार
नज़र मार लीजिएगा, मेंटली करने की कोशिश कर लीजिएगा कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है, फिर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करिएगा।